अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल सेंटर के गैस पेपर के फर्स्ट ईयर मैथ्स एमसीक्यूज़, सॉल्व एमसीक्यूज़। बेसिकली ये मैं करवा चुकी हूँ अपने स्टूडेंट्स को पहले ही। आज मैं आपको खुद से इसका सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमें दिया हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट एमसीक्यूज़ में उन्होंने हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जो है 0 1 2 3, और एक सेट दिया हुआ है A 0 1 2 3, और B दिया हुआ है 1, C दिया हुआ है 2, 3, और हमें फाइंड करना है A यूनियन B यूनियन C। तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। पहले उसने हमें दिया हुआ है फर्स्ट एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है A यूनियन B फाइंड करना है। तो A यूनियन B फाइंड करने के लिए पहले मैं A का ब्रैकेट लिखूँगी जो कि मेरे पास है 0 1 2, फिर यूनियन B का ब्रैकेट आएगा जो कि मेरे पास है 1। तो यूनियन में क्या होता है, जैसे अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पर मेरे पास इसका A यूनियन B जो आएगा वो आएगा 0 1 2। अब मैं इसी के साथ इसका यूनियन निकाल लूँगी C के साथ। तो ये मेरे पास A यूनियन B है, पहले मैं ये पुट करूँगी 0 1 2, फिर यूनियन C में जो ये गिवन करा हुआ है 2, 3। तो ये मेरे पास इसका जो सेट आंसर आएगा वो आएगा 0 1 2 3, जो कि ऑलरेडी मेरे पास उन्होंने यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था। यूनिवर्सल सेट उन्होंने मुझे गिवन करा था 0 1 2 3। तो इन्होंने सवाल किया था ये चारों सेट देकर कि A यूनियन B यूनियन C किस सेट के बराबर आएगा। तो A यूनियन B यूनियन C अगर आप देख रहे हो तो U के बराबर आएगा। तो बेसिकली आपका आंसर जो है वो U है, जो कि यहाँ पर टिक मार्क हुआ है कि यहाँ यूनियन सेट है ऑलरेडी। सेकंड है आपके पास। सेकंड में उसने आपसे बोला है कि इफ़ A एंड B आर टू सेट्स, अगर A और B जो है वो दो सेट्स हैं तो आपके पास उसका A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ में A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर आपके पास यही है, डी मॉर्गन्स लॉ होता है। थर्ड है आपके पास Z दिया हुआ है, Z इज़ इक्वल्स टू 4 - 3 आयोडा, और आपने Z मॉडुलस निकालना है इसका। तो आपके पास जो Z मैग्नीट्यूड या Z मॉडुलस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेसिकली √A² + B²। तो यहाँ पर जो आपके पास A है वो है 4 और जो B है वो आपके पास है -3। तो यहाँ हम उसको पुट करेंगे, A की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर और B की जगह प्लस फॉर्मूले का B की जगह आ जाएगा -3 का स्क्वायर। तो आपके पास आएगा 4 का स्क्वायर 4 4 = 16, 3 का स्क्वायर 3 3 = 9, 16 + 9 आपके पास हो जाएगा 25, और 25 का रूट होता है आपके पास 5। तो इसका आंसर होगा आपके पास 5। तो ये रहा आपके पास इसका आंसर 5। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 4, और 4 में हमें गिवन किया हुआ है उन्होंने A, B इंटू C, D, ये किसके बराबर है। बेसिकली ये जो दोनों ब्रैकेट्स है ये आपके पास कॉम्प्लेक्स टर्म है। कॉम्प्लेक्स टर्म कौन सी टर्म होती है, वो टर्म जिसके अंदर रियल और इमेजनरी पार्ट मौजूद हो। तो इस वक्त यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो मतलब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास बुक में गिवन है कि AC - BD, BC + AD, ये चीज़ इसके बराबर होती है। तो आपके पास इसका आंसर, इस एमसीक्यू का आंसर ये है जो कि आपके पास इसमें यहाँ मौजूद है। ठीक है, अब है 5 में आपको उन्होंने गिवन करा हुआ है Z1 इज़ इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा और Z2 आपको गिवन करा हुआ है Z2 इज़ इक्वल्स टू 5 - 2 आयोटा। तो आपने इसका इमेजनरी पार्ट निकालना है, Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जस्ट उसके इमेजनरी पार्ट का आंसर बताना है। तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए मैं इसके ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ A आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें A जो है फर्स्ट इक्वेशन में से A आपके पास बराबर होगा 3 के, B आपके पास बराबर होगा 2 के, C आपके पास बराबर होगा 5 के, और D आपके पास बराबर होगा -2 के। तो अब मैं इन सारी टर्म्स को उठाकर इसके अंदर पुट कर दूँगी। A की जगह मेरे पास आ जाएगा 3, और C की जगह मेरे पास आ जाएगा 5, फॉर्मूले का माइनस, B की जगह आएगा 2 और D की जगह आ जाएगा -2, C की जगह मेरे पास आएगा 2 और
बी कॉमा सी ना, बी की जगह आएगा 2 और सी की जगह आएगा 5 प्लस ए की जगह आएगा मेरे पास 3 और डी की जगह आ जाएगा -2। मैं इसको वेरीफाई कर लेती हूँ। ये मेरे पास कितने हैं, ए बी और आपके पास आ जाएगा 3 5 -2 2 5 प्लस 3 -2। ठीक है, तो ये आपके पास होगा 3 5 ज़ा 15 माइनस 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 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 5 में 4 प्लस करा आपके पास आ जाएगा 19 और 10 में से 6 माइनस करा आपके पास आ गया 4। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है आपके पास रियल होती है और जो सेकंड होती है आपके पास ये इमेजिनरी होती है। ठीक है, तो उसने आपसे इमेजनरी पूछा था तो बेसिकली आपके पास जो आंसर है 4, इफ़ वो रियल पूछता तो आपके पास होता आंसर 19। ये एमसीक्यूज, ये वाला एमसीक्यूज सॉल्व करने का एक तरीका और है कि आप Z1 और Z2 को नॉर्मली जिस तरह 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। लाइक आप इस तरह से करेंगे कि 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 - 2 आयोटा, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, 2 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। जब मैं 3 से 5 को करूँगी तो 3 5 ज़ा 15, 3 को 2 से करूँगी 3 2 ज़ा 6 आयोटा, 2 5 ज़ा 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस और ये आपके पास हो जाएगा +1। ठीक, तो इसका आंसर आपके पास होगा 15 + 4 आपके पास हो जाएगा 19 माइनस प्लस माइनस 10 में से 6 माइनस करा आपके पास हो जाएगा +4 आयोटा। ठीक, तो यानी ये सवाल जो है ऊपर वाला जो एमसीक्यूज़ है वो उसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको रियल और इमेजनरी इसमें भी नज़र आ जाएगा। ये दोनों मेथड इसको सॉल्व करने के। अब आ जाते हैं नंबर 6 पर। तो 6 है आपके पास एक इक्वेशन गिवन की हुई है उन्होंने। 6 में इक्वेशन गिवन करी हुई है x² - 7x + 12 = 0। तो वो पूछ रहे हैं इस इक्वेशन के रूट्स क्या है। इक्वेशन के रूट्स या इक्वेशन का नेचर फाइंड करने का जो तरीका है हमारे पास वो होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि बराबर होता है b² - 4ac। अब यहाँ पर है आपके पास a कौन है, वो है 1, b कौन है = -7 और c क्या है आपके पास 12। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो b की जगह आ जाएगा -7² - 4, a की जगह आएगा 1 और c की जगह आ जाएगा आपके पास 12। 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास आ जाएगा 48। 49 में से 48 माइनस करा 1, यानी आपका आंसर जो है वो 0 से बड़ा आया है। तो यानी इसके रूट्स आपके पास जो होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे। 0 से बड़ा जो होता है वो रियल और अनइक्वल होता है। तो यहाँ पर आपके पास इसका ऊपर वाले का आंसर था 4 और नीचे वाले का हो जाएगा आपके पास रियल एंड अनइक्वल। आफ्टर दैट हमारे पास है 7 में हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है 2 रूट्स गिवन करे हुए। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 रूट्स को हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं कि अल्फ़ा उन्होंने हमें दिया हुआ है अल्फ़ा = 1/2 और बीटा जो गिवन किया हुआ वो 1/3 दिया हुआ। वो कह रहे हैं द इक्वेशन हैविंग दीज रूट्स, तो वो इक्वेशन क्या होगी, एक ऐसी इक्वेशन जिसके 2 रूट्स ये हैं। तो हमारे पास इक्वेशन निकालने के लिए हम पहले फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा है 1/2 और बीटा है 1/3। आप इसको इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5/6, यानी आपके पास आएगा सम ऑफ रूट्स। ठीक, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो अल्फ़ा आपके पास है 1/2, बीटा आपके पास है 1/3। तो ये आपके पास हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट = 1/6। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है x² - सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। x² एज इट इज़ माइनस सम ऑफ रूट आपके पास आ जाएगा 5/6, x प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा 1/6 = 0। एलसीएम करेंगे x² - 5x प्लस 1 = 0। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो ये होगी और इसका आंसर आपके पास है ये रहा। इसमें डी जो है वो आपके पास इसका आंसर है। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा। वो आपसे कह रहे हैं कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस बीटा क्यूब। यानी एक इक्वेशन आपको गिवन करी हुई है x² - 9x + 14 = 0
और वो आपसे कह रहा है कि भाई इसका अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड कीजिए कि अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब इसका क्या है। ठीक है, तो हम पहले वही काम करेंगे। हम पहले निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट। किसी इक्वेशन में से सम ऑफ रूट निकालने के लिए आपके पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर ए क्या है आपके पास 1, बी क्या है आपके पास -9 और सी क्या है आपके पास 14। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकलेगा इज इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का और ये आपका -9 डिवाइड बाय 1, 1 से डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मतलब माइनस माइनस प्लस 9, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ गया 9। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा आपके पास होगा सी अपॉन ए, तो यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा सी कितना है 14, तो डायरेक्ट 14 आपके पास ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने का आपके पास फॉर्मूला है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा भी आपने निकाला था, तो यहाँ पर आ गया 9 और ये हो गया क्यूब माइनस 3 एज इट इज़ अल्फ़ा बीटा आपके पास आ जाएगा 14। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास हो जाएगा इसके अंदर 9 का क्यूब जो है वो आपके पास होगा 729 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास हो जाएगा 378। 329 में से 378 आप माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 351। तो 351 हमें ऑप्शन में गिवन है या नहीं हम चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो जी हाँ अल्फ़ा फर्स्ट ऑप्शन 351 है जो कि हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा जी अब हम स्टार्ट करें 9 में हमारे पास है द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ओमेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है, कोई ऐसा नंबर जिसको हम दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आए, और कोई दो ऐसे नंबर एडिटिव इन्वर्स वो होते हैं कोई दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करें तो आंसर 0 आए। तो यहाँ हमसे पूछ रहे हैं ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। बेसिकली ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है ओमेगा स्क्वायर। तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर ओमेगा को मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ, अगर आंसर 1 आ जाता है तो इट्स मीन ओमेगा स्क्वायर जो है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू होती है आपके पास -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइड बाय 2, ये होता है आपके पास ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, आपके पास 4 आएगा। a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपके पास होता है 1, आयोडा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो माइनस माइनस प्लस रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 4। आपके पास 3 में 1 प्लस करा कितना आएगा आपके पास 4, 4 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल यानी 1। इट्स मीन के ओमेगा स्क्वायर जो इसका वो क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो आपका जो आंसर आएगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। 1 आंसर नहीं होगा, ओमेगा आंसर होगा, बिकॉज उन्होंने ऑप्शन में आपके पास 1 भी गिवन किया हुआ है। तो आपके पास जो आंसर है वो इसका ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर है। ठीक है, अब है 10 पर आ जाते हैं। 10 में उन्होंने आपको क्या गिवन किया हुआ है। 10 में उसने आपसे कहा हुआ है विच टर्म 5, 10, 15 इज़ 125। 125 जो है वो कौन सी टर्म है, आपको गिवन करा 5, 10, 15 अप टू 125। तो ये सब कुछ देकर वो आपसे पूछ रहा है जो ये 125 है ये कौन सी टर्म है। पहले हम चेक कर लेते हैं ये है क्या हमारे पास। इसका 10 में से 5 माइनस करें 5, 15 में से 10 माइनस करें 5, यानी डिफरेंस बराबर आ रही है। ये आपके पास AP में टर्म्स का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है TN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D। ठीक है, यहाँ TN कौन है, जो टर्म हमें लास्ट में गिवन की हुई है, इज इक्वल्स टू A आपके पास क्या है, A आपके पास होती है फर्स्ट टर्म। A आपके पास फर्स्ट टर्म में डिफरेंस आपके पास बराबर आ रहा है 5 के, तो आपके पास हो जाएगा 5 प्लस n-1, एन मुझे फाइंड करना है कि कौन से नंबर पर है ये टर्म। ठीक है, ये हो गया 5, आपके पास आ जाएगा 5 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके माइनस होगा तो 120। आपके पास n-1 5 यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आगे हो जाएगा डिवाइड, 120 डिवाइड बाय 5 n-1, 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24, प्लस का -1 यहाँ पर आके सॉरी माइनस का -1 यहाँ पर आके प्लस का -1 हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 25।
24 में 1 प्लस करा 25 हो गया। तो आपके पास जिसका आंसर है वो होगा 25 टर्म। ठीक है, उसके बाद 11 दिया हुआ है। 11 में आपके पास गिवन करा हुआ है द 5th टर्म फ्रॉम द एंड से 5th टर्म फाइंड करनी है किसकी, जीपी की। जीपी आपको गिवन करा हुआ है, बेसिकली यहाँ पर 16 था जो कि 16 नहीं है, तो 16 नहीं है यहाँ पर। जो आपके पास सवाल है वो है 2, 6, 18 अप टू 4, 3, 7, 4 यहाँ तक है। और ये आपके पास उन्होंने बता दिया है पहले कि ये जीपी है और जीपी की लास्ट से 5th टर्म फाइंड करनी है, लास्ट 5th टर्म फाइंड करनी है। तो जीपी का जो आपके पास फॉर्मूला होता है, जीपी आपके पास बराबर होती है TN इज़ इक्वल्स टू ARN-1। जीपी की टर्म का फॉर्मूला आपके पास ये है। ठीक है, तो आपके पास TN क्या है 4, 3, 7, 4 इज़ इक्वल्स टू A आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2, A आपके पास है फर्स्ट टर्म और R है रेशियो 6 डिवाइड बाई 2 आपके पास आएगा 3, 18 डिवाइड बाई 6 आपके पास आएगा 3, तो R आपके पास जो उसका रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n-1। 2 मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड होगा, जो आप 4, 3, 7, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 3n-1, तो इसको इससे डिवाइड करने पर आपके पास हो जाएगा 4, 3, 7, 4 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू 2187। ठीक है, 2187 3n-1। ये किस 3 की अगर मैं इसका बेस बनाऊँ तो 3 की कौन सी पावर होगी जो ये मुझे आंसर देगी, 3 की 7 पावर जो होगी वो मुझे यही आंसर देगी 3-1। चेक कर लेते हैं कि 3 की पावर जो है वो 7 अगर मैं पुट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2187, तो इसका मतलब सही है। बेस से बेस कैंसिल किया मैंने, मेरे पास आंसर आएगा एन यहाँ पर आएगा 7n-1, माइनस का 1 यहाँ पर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 7 + 1 इज़ इक्वल्स टू n इज़ इक्वल्स टू 8। यानी ये जो टर्म है बेसिकली लास्ट वाली जो टर्म है वो कौन सी टर्म है आपके पास, 8 टर्म है। ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये 8 टर्म है। तो लास्ट से अगर मैं पीछे आऊँ तो बेसिकली इसमें कितनी टोटल टर्म आ रही हैं 1 से लेकर 8 तक, तो बीच में कौन सी है 4, 5, 6 और एक 7 टर्म इसके अंदर है। अब मैं पीछे से काउंट करूँ 5 तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 4 पर आ रहा है। 5th लास्ट 5th टर्म जो है वो 4 थे, बेसिकली मुझे 4 टर्म फाइंड करनी है। और अगर आपको पता हो तो जीपी के अंदर जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, सेकंड टर्म को AR बोलते हैं, थर्ड टर्म को AR स्क्वायर बोलते हैं, फोर्थ टर्म को AR क्यूब बोलते हैं। तो मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 5th टर्म फाइंड करनी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी AR क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा 5th टर्म के लिए, लास्ट 5th के लिए मैं फाइंड कर रही हूँ AR क्यूब। A मेरे पास ऑलरेडी ये 2 और R मेरे पास पहले से 3 और ये 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब आपके पास जो होता है वो होता है 27 और ये आपके पास हो जाएगा 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 54। बेसिकली आप उसको क्या आंसर आया 54 हम चेक कर लेते हैं, 54 इसमें है जी है, तो ये आपके पास इसका 54 आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका 12 में वो आपसे कह रहा है, एक उसने आपको दे दिया था हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/2 एंड 2/3। हार्मोनिक मीन फाइंड करना है 1/2 और 1/3 के दरमियान में। तो हार्मोनिक मीन का आपके पास जो फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल्स टू 2AB डिवाइड बाय A प्लस B। तो यहाँ पर जो आपके पास A है वो ये है और B जो है वो ये है। ठीक है, तो आपने इसमें पुट करा, ये आपके पास हो जाएगा 2 एज इट इज़, 2 A की जगह 1/2, 3 की जगह 1/3 डिवाइड बाय 2 की जगह 1/2, A की जगह 1/2 प्लस B की जगह 1/3। 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचेगा ऊपर 1/3, नीचे आपके पास आएगा 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3 आपके पास आएगा 5/6। ठीक है, तो अगर मैं इसको, वैसे तो आंसर आ जाएगा इसके पास 2/5। अगर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो ये ऊपर हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6/5। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो मतलब 2/5 आपके पास आंसर है।
तो 2/5 इसमें आपने इसने आपको गिवन किया हुआ है कि ये 2/5 है। उसके बाद आपको जो दिया हुआ है 13 में आपको एक इक्वेशन गिवन की हुई है और कहा हुआ है इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो आप पी की वैल्यू फाइंड कीजिए। रूट्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर है। इक्वल रूट्स में आपके पास ये होता है। तो ये 13 है, 13 में उसने मुझे इक्वेशन दी हुई है 9t² + pt + 16 = 0, फाइंड p। रूट्स आर इक्वल, तो मैं कहूँगी b² - 4ac = 0। a क्या है इसमें आपके पास 9 है, b क्या है आपके पास p है और c क्या है आपके पास 16 है। इसमें पुट कर देंगे तो b की जगह आ जाएगा p² - 4, a की जगह 9 और c की जगह 16 = 0। 4 × 9 × 16 आपके पास आ जाएगा 576, p² = 0, माइनस का 576 उस तरफ जाके आपके पास हो जाएगा प्लस का 576, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो p = ±24। 576 का रूट आता है ±24, तो आपके पास जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ±24। ठीक है जी। अब हम जा रहे हैं इसके 14 पर। 14 में उन्होंने हमें गिवन किया हुआ है NC9 = NC2, तो देन फाइंड n फाइंड करना है हमें। NC9 और NC2 दिया हुआ है 14। NC9 = NC2। जब भी दो कॉम्बिनेशन जो है वो इक्वल रख दिए जाएँ तो हम इस तरह से काम करते हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है NCr = NCn-r। ये फार्मूला होता है, यानी ऊपर वाली चीज़ें हम क्या कर देते हैं इक्वेट, नीचे वाली चीज़ें क्या कर देते हैं इक्वेट। तो इसमें इस वक्त आपके पास क्या होगा, n की जगह क्या है आपके पास इस वक्त 9 n है, c एज इट इज़, r की जगह आएगा 9, n एज इट इज़, c की जगह c, n एज इट इज़ माइनस r की जगह आपके पास आ जाएगा 2। ऊपर वाली चीज़ें इक्वेट होकर अलग हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी इक्वेट हो जाएंगी। तो आपके पास हो जाएगा 9 = n - 2, माइनस का 2 यहाँ पर आगे हो जाएगा प्लस का 2 = 9, 9 में 2 प्लस करा 11। ठीक है, तो n आपके पास कितना है 11। उसने आपसे पूछा था n बताइए कि n आपके पास क्या है, तो 11 जो हो गया आपके पास आंसर हो गया। 15 उन्होंने मुझे गिवन किया हुआ है और 15 में वो मुझसे पूछ रहे हैं कि 11 टर्म ऑफ x + y होल पावर 15। 11 का पूछ रहे हैं, 11 टर्म ऑफ x + y 15 होल द पावर 15 किसके बराबर है। तो मैं यहाँ पर निकालूंगी 15 में मुझे गिवन किया हुआ है x + y की होल पावर 15 और मुझसे पूछ रहे हैं 11 टर्म बताइए आपके 11 टर्म क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो लगेगा वो बायनॉमियल लगेगा। बायनॉमियल का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होगा TR + 1 NCR। इस तरह से 15 आपके पास हम कर रहे हैं तो इसके पास फॉर्मूला होता है TR + 1 = NCR a की पावर n - r b की पावर r। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो होता है वो a जो होगा वो x होगा, b जो होगा वो आपके पास y होगा, और ये जो पावर 15 है ये आपके पास हो जाएगी n = 15। r क्या होता है, r आपके पास जो होता है जो आपको गिवन टर्म फाइंड करनी है उसमें से अगर आप 1 माइनस कर दें तो आपके पास r आ जाता है। 11 में से 1 निकालूंगे तो मेरे पास क्या आएगा 10, तो ये आपके पास 10 है, ये कौन है आपका r है। तो r आपके पास कितना आ गया, r = 10। इस फॉर्मूले में पुट करूँगी तो हो जाएगा 10 + 1 = n की जगह मेरे पास आ जाएगा 15 c 10 x होल पावर 15 माइनस 10 y की पावर 10। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 15 से 10 निकालते हैं हम, x कितना आ जाएगा 15 माइनस 10 5 और y की पावर 10। ठीक है, बेसिकली अगर मैं यहाँ से आंसर देखना चाहूँ तो डायरेक्ट वो x की पावर 5 और y की पावर 10 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ये वाला आंसर ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर भी 5 से 10 को खोला हुआ है तो मैं खोल कर दिखा देती हूँ कि 5 से 10 मेरे पास कैसा आएगा। 5 से 10 जो मेरे पास आएगा 15 से 10 मेरे पास आएगा 3003। ठीक है, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। द बायनॉमियल 16 में उन्होंने दिया हुआ द बायनॉमियल कोफिशिएंट ऑफ 15 टर्म इन द एक्सपेंशन x² + 1/y की होल पावर n।
हमें फिफ्थ टर्म का जो है वो कोफिशिएंट फाइंड करने की। फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर? इसका आंसर तो आपके पास ये हो गया 16 हम कर रहे हैं। 16 में फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना, सवाल दिया y² + 1/y की होल पावर n। ठीक है, तो हम इसमें भी ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी मैंने यहाँ पर यूज़ करा था, मैं वही फॉर्मूला नीचे यूज़ करूँगी। तो r निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जो टर्म हमें देते हैं उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर उसने हमें क्या टर्म दिया? फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट बोला है। फिफ्थ टर्म का निकालना है तो फिफ्थ में से -1 कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4। तो ये 4 मेरे पास कितना है? इसका r है। ठीक है, तो अब मैं इसमें पुट करूँगी t 4 + 1 = यही फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। तो n की जगह n, c की जगह c, r की जगह आपके पास आ जाएगा 4, nc4 y² और n - 4 b जो है वो आपके पास हो जाएगा 1/y, n इसकी पावर r है, r आपके पास आ जाएगा 4। तो अगर मैं इसकी आपके पास सॉल्व देखूं तो उसने जस्ट कोफिशिएंट बोला था, तो कोफिशिएंट जो nc4 को सॉल्व नहीं कर सकती, तो मेरे पास कोफिशिएंट क्या आ रहा है? nc4 आ रहा है। तो मैं इसको यहीं से बता दूंगी भाई ये रहा हमारे पास इसका कोफिशिएंट nc4। मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कोफिशिएंट पूछा था उस नाम से। अब है 17 में वो आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b होल पावर 2n + 3। यानी ये एक पूरा एक्सपेंशन दिया हुआ, उसका कह रहा है इसका टोटल टर्म्स आपके पास कितने। तो टोटल टर्म्स निकालने के लिए हम लिखेंगे 17 a + b की होल पावर 2n + 3। 2n + 3 हमें होल पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी एक्सपेंशन का जो पावर दी हुई होती है उसमें हम +1 कर देते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 2n + 3 + 1 = 2n + 4। इन दोनों में से कॉमन लूँगी तो मेरे पास कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा n + 2। तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 2 होल इंटू n + 2। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब है आपके पास 18 में आपसे पूछा हुआ आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल की आर्क लेंथ आपसे पूछी हुई है। तो इसमें हम करेंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल मेजर 90 एंगल दिया हुआ है, आर्क लेंथ दी हुई है और यूनिट सर्कल कौन सा सर्कल होता है? एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। तो यहाँ उन्होंने मेंशन कर दिया कि वो यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल है तो मतलब रेडियस कितना है? 1 है। एंगल उन्होंने हमें दिया है 90 और इसमें हम रेडियन में एंगल यूज़ करते हैं, डिग्री में नहीं यूज़ करते। तो हमारे पास जो 90 है वो किसके बराबर हो जाएगा? π/2 के। तो s = r थीटा होता है, r1 आ गया, थीटा की जगह π/2 आ गया। तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा π/2, यानी आर्क लेंथ जो है वो इसकी आपके पास आ जाएगी π/2। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ 19 में उन्होंने आपसे कहा हुआ है 1/2 sin 2θ किसके बराबर है? ठीक है, आपके पास sin 2θ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला याद हो तो sin θ जो आपके पास बराबर होता है 1/2 sin 2θ बराबर होता है 1/2 sin 2θ बराबर 2 sin θ cos θ के। ठीक है, किसके बराबर होता है? 2 sin θ cos θ के बराबर होता है। तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या बचा? sin θ इंटू cos θ। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास जो होगा वो होगा sin θ इंटू cos θ। ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है cot π/2 - θ, π/2 90, यानी अब हम करेंगे इसका 20 और 20 में उसने आपसे दिया हुआ है cot π/2 - θ किसके बराबर है? ठीक है, तो cot बराबर होता है cos/sin के। तो पहले हम इसको इसमें ब्रेक कर लेते हैं कि बराबर होता है cos/sin, जिसका एंगल है वो लगा देंगे π/2 - θ, π/2 - θ। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है 90 - θ आपके पास बराबर होता है sin θ के। 90 - θ साइन के साथ आपके पास बराबर होता है cos θ के, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो sin/cos आपके पास बराबर होता है tan θ के। तो इसका आंसर आपके पास है tan θ, और tan θ इसके अंदर आपके पास गिवन किया हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं 21 पर। तो जो 21 है वो है आपके पास इफ़ a बराबर है 21 में आपको गिवन करा हुआ उसने, इफ़ a बराबर है 2k, b बराबर है 1k और गैमा है, ये गैमा आपके पास बराबर है 90 के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है।
ठीक है जी। ए बराबर है 2k, बी बराबर है 1k और गैमा बराबर है 90k। तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मेरे पास होता है इसके अंदर, इसके बराबर होता है 1/2 AB साइन गैमा। ठीक है, बराबर होता है इसके। अब इसके अंदर आप 1/2 एज इट इज़, ए की जगह आपके पास आ जाएगा 2 और बी की जगह आपके पास आ जाएगा 1 साइन 90। 2 से 2 कैंसिल, साइन 91 के बराबर होता है। इसका मतलब है आपके पास जो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो 1 स्क्वायर यूनिट इसमें आंसर है हमारे पास। जी 1 स्क्वायर आंसर है हमारे पास। अब आ जाते हैं 22 पर। 22 में उसने आपसे बोला हुआ है साइन गिवन किया हुआ है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/√2। तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आपको पता हो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली और हमारे पास फॉर्मूला भी होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। उससे सॉल्व कर लेते हैं इसको, और उस इक्वेशन से भी सॉल्व हो सकता है ये। साइन स्क्वायर की जगह आपके पास कितना आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास बचेगा 1/2 प्लस का 1/2 यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। तो बेसिकली आपके पास बनेगा कॉज स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। ठीक, 1 माइनस 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2। स्क्वायर से रूट कैंसिल करने के लिए रूट बोथ साइड लगाएंगे, तो आपके पास जो आंसर होगा जाएगा कॉज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। इसका आंसर है आपके पास ये, तो ये रहा प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, 23 में उसने आपको गिवन करा हुआ है। 23 में 2 कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा किसके बराबर है, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा किसके बराबर है। ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट से सम का, प्रोडक्ट से सम का फॉर्मूला है, जो कि नॉर्मल आपके पास बराबर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका आंसर है आपके पास ये, बिकॉज ये एक फॉर्मूला है। तो इसका आंसर ये रहा आपके पास। उसके बाद दिया हुआ है 24, और 24 में उसने आपसे बोला हुआ है ए बी साइन स्क्वायर गैमा अपॉन 2 किसके बराबर होता है। ठीक है भाई, तो ए बी एज इट इज़ आएगा हमारे पास साइन गैमा अपॉन 2। साइन गैमा अपॉन 2 का हमारे पास फॉर्मूला होता है √a s माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी, और इसके ऊपर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास बचेगा इसके अंदर ए बी एस माइनस ए एस माइनस बी ए बी से ए बी कैंसिल, आपके पास बचा एस माइनस ए एस माइनस बी। तो इस वाले का आंसर आपके पास हो जाएगा एस माइनस ए और एस माइनस बी, जो कि आपके पास ये रहा। लास्ट 25 आपको उसने गिवन करा हुआ है, tan आपके पास बराबर है tan x इज इक्वल्स टू 0। तो x किसके बराबर है, तो हम फाइंड कर लेते हैं। tan यहाँ पर है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 जो है वो आपके पास आता है tan इनवर्स 0 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो और 0 कहाँ पर होता है, tan 180 भी आई गेस 0 होता है जी, tan 180 भी 0 होता है। तो 180 कितना होता है हमारे पास पाई। तो x के जो 2 आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके पास 0, पाई। ये थे इसके सारे MCQs, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से सॉल्व होंगे। आपको जो कोई परेशानी होगी इनको सॉल्व करने में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।